हेलो प्यारे बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको जो है राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी, जो आपकी घटना चक्र की बुक से है राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति का आपकी परीक्षा के लिए जो राष्ट्रपति वाला है, जो यहाँ से राष्ट्रपति से प्रश्न आपके परीक्षा में ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि देखिए सॉरी, अभी हम इसका कलर सही कर लेते हैं तब बताते हैं। देखिए, राष्ट्रपति से प्रश्न क्यों ज़्यादा बनते हैं बच्चों। देखिए, राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री से प्रश्न नहीं बनेंगे, लेकिन ये राष्ट्रपति से आपके प्रश्न ज़्यादा बने। देखिए, तीनों थल जल वायु तीनों का ये सर्वोच्च अधिकारी होता है, यही आपके राष्ट्रपति। और भारत का प्रथम नागरिक भी यही होता है। कौन? भारत का प्रथम नागरिक जो है यही आपके राष्ट्रपति ही होता है। देखिए, क्षमादान, हर जो जितनी शक्तियां सब प्रदान यही राष्ट्रपति को आपके होता है। तो इसीलिए ज़्यादा जो है कार्य यही करेगा जब हर जगह, तो प्रधानमंत्री का कोई विशेष कार्य यहाँ नहीं है, सारी शक्तियाँ इनको प्रदान है जब, तो इन्हीं से परीक्षा में आपके प्रश्न ज़्यादा बनेंगे। जितने प्रश्न आपके बनते हैं वो आप देखिए, यहाँ हम करवाएंगे उसको। तो देखिए, भारतीय जो है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? देखिए, यहाँ देखिए कौन सी अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को, देखिए अनुच्छेद 71 हो गया, कि अनुच्छेद 73 हो गया, कि अनुच्छेद 72, के अनुच्छेद 74। तो किसके अंतर्गत ये आंसर यहाँ पे है बच्चों? ये 72 के अनुसार जो है ये राष्ट्रपति जो है किसी को अगर उसे फांसी भी दे दी गई है, अगर वो उसको फांसी भी मिल गई है, तो इसमें इतनी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति में आपकी कि उसको क्षमादान भी कर सकता है, या आजीवन कारावास हो गया है तो तब भी वो उसको यहाँ पे उसको क्षमा कर सकती है। कब आया बच्चों? 2016 में आया यूपी पीजीटी में। तो देखिए, हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देखिए, क्या राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति के संविधान में किसमें 72 से प्राप्त हुआ है? ठीक है, इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति को दंड को क्षमा करने के साथ साथ उसका प्रतिलंब, विराम, परिहार एवं लघुकरण को भी शक्ति, जैसे वो उसको हमेशा के लिए छोटा कर सकता है, लघु कर सकता है उसको, वह जैसे हमेशा के लिए भी खत्म कर सकता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। देखिए, क्या है दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए कितने दिन के अंदर? 1 माह के भीतर, कि 6 माह के भीतर, कि 3 माह के भीतर, कि 1 वर्ष के भीतर? तो ये देखिए आंसर आपका यहाँ लगा हुआ है, यूपी टीजीटी 2005 में पूछा गया है, सी के अनुसार। देखिए व्याख्या, देखिए संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार, इसके अनुसार बच्चों, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाना चाहिए, इसके अनुसार। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 62 के अनुसार, 62(2) के अनुसार क्या है? 62(1) के अनुसार ये था, अनुसार क्या है? यदि रिक्त राष्ट्रपति की मृत्यु, जहाँ वहाँ पे मृत्यु पर त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई हो, तो उसकी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन शक्ति रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र तथा 6 महीने की बीतने से पहले किया जाना चाहिए। और रिक्त भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति इतना, इसके अनुसार था ये वाली चीज़ें। बस अब फिर अनुच्छेद 56 के उपलब्ध बंधों में क्या कहा गया है? अधीन रहते हुए यह पद क्या कहा गया है कि अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक वह पद धारण करने का हकदार होगा। ये जैसे इसके अनुसार बच्चों कितने दिन तक वह अपने पद पर रह सकता है, कितने दिन तक हकदार रहेगा? तो देखिए, इसके अनुच्छेद पूछा जाएगा, यहाँ से प्रश्न बने किसके अनुसार वह कितने अवधि तक अपने पद का हकदार रह सकता है? तो अनुच्छेद 56 के अनुसार। इसके अनुसार ये था, मृत्यु पर त्याग हटाए जाने के कारण उनके पद भरने का निर्वाचन शक्ति 6 महीने के अंदर, उसके अनुसार था। तो तीनों इनका जो है चीज़ें आप लोग याद रखिए। फिर देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का पद रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए। ये प्रश्न 90 दिनों के अंदर, 6 माह के अंदर, कि 1 वर्ष की संसद द्वारा निर्वाचित कब भरा जाना चाहिए? तो देखिए ये क्या है, 6 माह है ना बच्चों, तो ये 6 माह यहाँ पे है। यही उपयुक्त व्याख्या वहाँ ऊपर दिया ही गया था उसके बारे में। देखिए, आपका ये राष्ट्रपति पद की रिक्ति पूर्ण की जानी चाहिए। वही प्रश्न फिर देखिए 90 दिनों में, कि 1 वर्ष में, 6 माह में संसद, फिर 6 माह आ गया आपको। तो देखिए उपयुक्त व्याख्या ऊपर दी गई। 3 बार ये प्रश्न आया है, इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। कितने दिन के? 6 माह में, कि 1 माह आएगा तो आप कितना कहेंगे? आधा 1 साल में आधा कर लीजिए। 6 माह ही होता है, 6 6 12 होता है ना, तो इसके आधे साल के अंदर जो है इसको कर लेना चाहिए।
देखिए अब क्या होगा इसका, जैसे चुनाव किस प्रकार से होता है। देखिए भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। जैसे आपके प्रधानमंत्री का होता है, तो इसकी प्रक्रिया क्या है राष्ट्रपति की, वह बताएगा यहाँ पे। संकड़ी मत से, बहुसंकड़ी पद से, कि एकल संकड़ी मत से, कि एकल असंकड़ी मत से, कि एकल संकड़ी मत से। किससे? एकल संकड़ी, बहुल असंकड़ी मत से। तो देखिए एकल संकड़ी मत से ये वाला इसका होता है। इसका आंसर ये वाला सही है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संकड़ी मत से होता है। तो देखिए ये वाला प्रश्न, इसका आंसर यहाँ पे दिया भी है। और कब आया है बच्चों? 2013 में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे फिर हम इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है। यह संविधान के अनुच्छेद 55 में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है, निर्वाचन की रीति दी गई है इसमें 55 के अनुसार। इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के, ये वाला प्रश्न यहाँ से बनता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न बनता है बच्चों। ये वाला प्रश्न हर के जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल सकमड़ी मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है इनका। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। 54 के तहत, जिसमें संसद के 2 सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो देखिए निर्वाचित सदस्य, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा आपका कि यही देखिए यहाँ से अनिर्वाचित सदस्य कोई नहीं रहेगा। जो संसद के दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों सदन का कह रहा है ना। तो देखिए ये दोनों सदन हो गए, तो एक विधान सभा होती है, एक विधान परिषद होता है बच्चों। ठीक है, एक विधान परिषद होती है। तो विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य रहेंगे और संसद के भी निर्वाचित, कोई एक अनिर्वाचित होता है, एक अनिर्वाचित होता है, एक निर्वाचित होता है। तो दोनों के, संसद के और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे इनके जो निर्वाचन मंडल में। तो देखिए अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में से संबंधित विवादों की जांच का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। जो इनके 71 के अनुसार बच्चों, जो राष्ट्रपति है अथवा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद रहेंगे उसका निपटारा 71 के अनुसार किसमें किया जाएगा? उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा इनका। इसके अनुच्छेद के अनुसार इनके जो है वो राष्ट्रपति हुए या उपराष्ट्रपति हुए। देखिए भारत के राष्ट्रपति जिसे निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते वह मिलकर बनता है। क्या बनता है बच्चों? तो देखिए संसद के सभी सदस्यों से, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य की, संसद राज्य विधानसभाओं या विधान परिषद के सदस्यों से, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों से। तो जैसे हमने कहा था कि आपसे, देखिए संसद हो गए और राज्यसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होगा ये वाला। ठीक है बच्चों। अब देखिए विधान परिषद दे दिया ना, तो ये वाला आंसर नहीं सही होगा। केवल यही विधानसभा रहेगा और संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भी रहेगा। उसमें एक शब्द आ जाएगा अनिर्वाचित, तब वहाँ प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। ये वाला निर्वाचित वाला ही आप वहाँ सही करेंगे। तो देखिए बी वाला आंसर इसका सही है। कब आया है? 2004 में प्रश्न आया हुआ। तो क्या हुआ, संविधान के 54 राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। ये क्या करता है? 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। देखिए सदस्य होते हैं कौन कौन से, वही बता रहा है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। इसमें निर्वाचित मंडल सदस्यों का प्रावधान में क्या है? तो राज्यों के और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, ये तीनों बता रहा है। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 70वें में। इसके अनुसार ये 70वें संविधान संशोधन जो है 1992 द्वारा अंतः स्थापित था। ये वाला चीज़ें इसके अनुसार है। बाकी ये वाला जो है, जो आपने ऊपर पढ़ा है उसके अनुसार था, ये 54 के अनुसार। और इसके अनुसार क्या 70वें इसे जो है दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भी उसमें है, अंतः स्थापित है। ये देखिए 2 तरह से प्रश्न आपको बनाएगा, दोनों प्रश्न आप लोग याद रखिए किसके अंतर्गत वो वाला है। भारत का राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित, किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है बच्चों, किस तरह से उसका होता है? तो देखिए प्रत्यक्ष चुनाव से, क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली से, कि संसद के सदस्य से, कि निर्वाचन मंडल से। तो देखिए क्या है निर्वाचन मंडल, वो आपने ऊपर देखा ही था।
तो निर्वाचन मंडल वाला इसका रहता है, निर्वाचन भारत का राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है निर्वाचन मंडल द्वारा। अब देखिए जो है वयस्क प्रणाली वाली, तो देखिए वो वहाँ पे होती है मतदान उद्दान, जब वो आपके प्रधानमंत्री मंत्री में होता है ये मतदान उद्दान, इसके में वही बस रहेगा जो आगे आपने पढ़ा हुआ है। निम्न में से ये क्या है, निम्न में से प्रश्न है कौन सा भारत राष्ट्रपति का निर्वाचित करने वाले निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, नीचे दिए कोड का प्रयोग सही चुनिए। इनके इनके में कौन कौन से कोड दिए गए हैं सही। देखिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। देखिए कौन कौन है यहाँ कोड में, आंसर देखिए इसका, तो इसी वाला आंसर सही है इसका। अब कौन कौन से होंगे इसका छोटा करेंगे तब आप लोगों को दिखेगा पहले। तो देखिए चौथा वाला आंसर नहीं सही होगा, एक वाला, दो वाला, तीन वाला। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य रहेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित, विधानसभा के, देखिए यहाँ आगे, और विधान परिषद के नहीं रहेंगे। ये भी आप लोग ये चीज़ें देख लिया करिए परीक्षा में। परिषद वाला मत देखिएगा, इसमें उनका निर्वाचित सदस्य रहे या निर्वाचित रहे कोई नहीं रहेगा, परिषद उसमें रहेगा ही नहीं। तो यही तीन वाला आंसर ये भी 1 2 3 सही है बच्चों। देखिए अब क्या है, 9वां प्रश्न आप देखिए। 2 दिन हमारी ये क्लासेस चलेंगी राष्ट्रपति वाली, और पूरा डिटेल जितना व्याख्या सहित चलेंगी बच्चों। तो देखिएगा वहाँ सारे आपके राष्ट्रपति से जितने प्रश्न आएंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है कब, होता है किससे, संसद द्वारा होता है कि राज्यों की विधानसभाओं के, लोकसभा के द्वारा, संसद और राज्य, यही वाला डी वाला आंसर। देखिए आगे आपने पढ़ा भी था कि संसद और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य रहते हैं। कब आया है, देखिए प्रश्न कई बार रिपीट किया, इसके बाद ये प्रश्न देगा आपकी परीक्षा में, तो इसको जो है आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बना के रखिएगा ये वाला चीज़ें। देखिए एक एक प्रश्नों को आपको जोड़ के तभी आप परीक्षा में पास हो पाएंगे, और रिपीटेड प्रश्न ही देता है टीजीटी में ज़्यादा। देखिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बनाए गए निर्वाचन मंडल रहते हैं, कौन से रहते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन बनाए गए निर्वाचन मंडल रहते हैं संसद के सभी सदन, संसद तथा राज्य सभाओं तथा विधान परिषदों के सदस्य, संसद द्वारा राज्य विधान सभाओं के सभी सदस्य, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आगे आपने देखा था जब ये निर्वाचित शब्द लगेगा तभी आपका आंसर सही होगा, ये आपको हमने आगे बता भी दिया था। तो डी वाला आंसर आपका सही है। सारे आज इनके निर्वाचन के ही प्रश्न बच्चों इसमें हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं वही है, देखिए संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के संसद तथा यही वही फिर दे दिया है डी वाला, इसको आगे कर देते हैं बच्चों। आप लोग देखेंगे डी वाला आंसर सही है, लास्ट वाला प्रश्न कई बार रिपीट किया है। देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। और एकल अनुपातिक एकल संक्रमणी पद मत भी आप लोग याद रखिए कि वह कौन सी विधि है, तो इसके द्वारा होगा। 12वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन सा भाग नहीं है, कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है बच्चों, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित, संविधान के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के नहीं है। तो लास्ट वाला आपने देखा ही था कि विधान परिषद वाला ये वाला इसमें नहीं होगा। इसकी राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के निर्वाचित मनोनीत, ये वाला भी प्रश्न देखिएगा, मनोनीत सदस्य रहेंगे और कोई भी सदस्य भाग नहीं ले सकता। मनोनीत सदस्य भी देखिए ये नहीं ले सकता है। और अनुच्छेद 54 के अनुसार क्या है बच्चों, इनके जो देखिए यही मनोनीत सदस्य नहीं ले सकता है, निर्वाचित हो मनोनीत है इस तरह नहीं लेगा इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में। अनुच्छेद 54 के अनुसार क्या है बच्चों, राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक गण के सदस्य करते हैं, निर्वाचन गण के सदस्य करते हैं 54 के अनुसार, जिसमें संसद के दोनों सदन, निर्वाचित सदन तथा राज्य विधानसभाओं के, राज्य के विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। अनुच्छेद जो है इसके अनुसार है 54 के अनुसार। अनुच्छेद 55 के अनुसार क्या है बच्चों कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति दी गई है, इसके अनुसार कि निर्वाचन की रीति 55 के अनुसार निर्वाचन की रीति दी गई है। अब क्या हो गया ये वाला 13 प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में से कौन त्रुटिपूर्ण है, निर्वाचन में कौन है जो त्रुटिपूर्ण है, इसका वहाँ पे त्रुटि है। तो निर्वाचन मंडल है कि एकल संक्रमणी मत है, एकल संक्रमणी मत है कि अनुपातिक प्रतिनिधि सूचीबद्ध है। तो देखिए इसका आंसर आपको ये वाला सही गलत है। बाकी देखिए इसके द्वारा भी निर्वाचन मंडल का अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा भी होता है निर्वाचन, ठीक है, तीनों चीज़ें होती है, बाकी सूची पद्धति नहीं है उसमें। तो क्या हो गया,
भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल जिसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं द्वारा किया जाता है। निर्वाचन के अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल समकवड़ी मत पद्धति का प्रयोग किया गया। सूची पद्धति का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से नहीं है। देखिए ये वाला बता रहा है सूची वाला नहीं है, बाकी सब चीज़ें यहाँ से है। यहाँ इसकी व्याख्या बताया है सारी, तीनों तो हैं वो नहीं है बच्चों। देखिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार कब तक संभालता है? 1 साल, 2 साल, 6 महीने की कोई सीमा नहीं। तो देखिए इसकी कोई सीमा नहीं, जब तक वहाँ उसका पद जो है कार्यभार कोई नहीं संभालेगा तब तक उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई निर्धारित समय नहीं है। इसीलिए वहाँ पे अब देखिए इसका क्या है, वही की व्याख्या दिया है। अनुच्छेद 62 के अनुसार जो है, जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या पद हटाए जाने के कारण रिक्त होता है तो यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह के बीतने के पहले उसका पद निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा। इसके अनुसार 62 के अनुसार बच्चों, वो आगे आपने देखा था, अभी उसकी व्याख्या देगा इसमें। अनुच्छेद 62(1) के अनुसार क्या है, 65(1) के अनुसार 62(2) के अनुसार ये था 6 महीने के, और 65(1) के अनुसार क्या है बच्चों, राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, पद के हटाए जाने के कारण रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये उपराष्ट्रपति जो है उसके रूप में कार्य करेगा जिस तारीख में को ऐसी रिक्त भरने के लिए कोई रिक्त का अध्याय उपबंधों के अनुसार निर्वाचित तथा राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। इसमें जब वो कोई पद ग्रहण करेगा तभी वो करेगा, उपबंधों के अनुसार जो है। हेलो सॉरी बच्चों, हेलो हमने कर दिया। तो देखिए ऐसा है ना, फिर देखिए क्या है, 6 माह तक संभालता है। जैसे वीडियो बीच में रुक गया था, हमको लगा तभी हमने चढ़ा दिया। देखिए पद 6 माह तक भरा जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है बच्चों, तो देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है इसके अनुसार तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसका भी पद खाली होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इस स्थिति में उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ उन्मुक्तियाँ प्राप्त होंगी तथा राष्ट्रपति के सम्मान, वेतन, भत्ते, आवास एवं विशेष अधिकार भी प्राप्त होंगे। देखिए पहले तो उपराष्ट्रपति रहेगा, अगर उसका भी रिक्त खाली है पद तो मुख्य न्यायाधीश रहेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, अथवा उसका भी पद खाली है तो देखिए यहाँ राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आए, फिर मुख्य न्यायाधीश आए, फिर कौन आया, फिर जो है आपके मुख्य न्यायाधीश का भी पद अगर खाली होने तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ जो है वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ न्यायाधीश जो है इसका राष्ट्रपति का कार्य इनके 3 लोग का होगा, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, फिर मुख्य न्यायाधीश, फिर जो है उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो है इसके कार्य को संभालेगा। और सारे अधिकार, वेतन, भत्ते, आवास, सारे जितने उनको शक्तियाँ प्रदान है, सारे उसको शक्तियाँ प्रदान भी होंगी राष्ट्रपति की, सारी की वो वहाँ पे यूज करेगा शक्तियों का। उतनी शक्तियाँ जिनको राष्ट्रपति को प्रदान होती है वही उनके वरिष्ठ न्यायाधीश को भी प्राप्त होगा, उच्चतम न्यायालय के, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों चीज़ें देखिए उस तरह आप याद कर रखिएगा। 15 देखिए, राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, राज्यपाल करता है कि जो प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश। देखिए राज्य का तो मुख्य कौन होता है, ये मुख्यमंत्री होता है। और देखिए जैसे आपके राष्ट्र के राष्ट्रपति होते हैं वैसे राज्य के क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं मेन, ठीक है। और जो एक कार्यवाहक जो है केंद्र का जो है आपके प्रधानमंत्री और राज्य का आपके मुख्यमंत्री। तो इसका ये वाला आंसर आपके सही हो जाएगा। देखिए राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। राज्य के मुख्यमंत्री राज्यमंडल की मुखिया होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। जो ये मुख्यमंत्री है इसकी नियुक्ति जो बच्चों ये करता है राज्यपाल करता है, और उसके परामर्श पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की भी नियुक्त करता है। अब इनके परामर्श पे करेगा, मुख्यमंत्री के परामर्श, इनको तो नियुक्त करेगा मुख्यमंत्री को आपके राज्यपाल। फिर जब मुख्यमंत्री का परामर्श मिलेगा तब राज्यपाल अन्य मंत्रियों की, उनके जो नीचे के मंत्री रहते हैं उनकी नियुक्ति। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान परिषद सभा के प्रति, जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए अब 16 प्रश्न देखिए बच्चों क्या कह रहा है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो,
भारत का उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्यभार संभाल सकता है, यहाँ दिया हुआ है। तो 5 वर्ष का शेष अवधि तक कि 6 माह तक, 2 वर्षों तक। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है 2 वर्ष तक। ठीक है, ये वाला आंसर इसका सही है। इसमें अलग अलग जो प्रावधान के इनसे अलग अलग यहाँ पे नियम बनाए गए हैं। सॉरी, देखिए क्या हो गया। फिर 17 प्रश्न में आप आते हैं। भारत का राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, ये बता रहा है। देखिए अब जो है इसका वेतन क्या होगा बच्चों। देखिए भारत का राष्ट्रपति का वेतन 50,000 रुपये प्रति माह, 1 लाख रुपये प्रति माह, 1,50,000 रुपये प्रति माह, 75,000 रुपये प्रति माह। कितना होगा इसका वेतन, तो देखिए 1,50,000 रुपये कितना होगा बच्चों, 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये इनका प्रति माह वेतन होगा। कितना, 1.5 लाख रुपये। 1,50,000। अगर 1.5 लाख आए तो 1.5 लाख करिएगा, अगर इस तरह रहे तो 1,50,000 से अगर उस तरह प्रश्न पूछा जाए तो सी वाला आंसर कब आया है, 2000 PGT 9 में परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए कितना होगा। संविधान की दूसरी अनुसूची के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। दूसरी अनुसूची, संविधान में जो दूसरी अनुसूची है उसमें जो है पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बताए गए हैं दूसरी अनुसूची में। इसमें भाग क के अंतर्गत इसमें दूसरी वाली में राष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपालों के वेतन एवं भत्तों का उपबंध है। इसमें दूसरी सूची भाग क में प्रश्नकाल में राष्ट्रपति का वेतन 1 लाख, प्रश्नकाल जब रहता है तो 1,50,000 रुपये प्रति माह था। प्रश्नकाल के दौरान कितना था, 1 लाख रुपये, सॉरी कि 1,50,000 रुपये प्रति माह था, 1 लाख बोल दिया। तो प्रश्नकाल के दौरान बच्चों जो है 1,50,000 रुपये प्रति माह था, वही 1.5 लाख। वर्ष 2019 से 20 में उपराष्ट्रपति का कितना कर दिया गया। प्रश्नकाल में पूछेगा कितना था, तब आपका 1.5 लाख रहेगा। 1920 में राष्ट्रपति का वेतन कितना बढ़ा दिया गया, 5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया। देखिए इतना ज़्यादा। अगर 1920 के दौरान वाला पूछा जाएगा तब इतना 5 लाख बताइएगा, प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाएगा तब आप 1.5 लाख बताइएगा प्रश्न को। वहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए क्या है। जनवरी 2020 में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के अद्यतन वेतन मान क्या है। सबका वेतन यहाँ पे दिया हुआ है। ये वेतन से पूछा भी जाता है प्रश्न, तो आप लोग ये देखिए सारे जितने हैं, उपराष्ट्रपति के कितने हैं, उनका तो 5 लाख है वहाँ उसके अनुसार है। और प्रश्नकाल के जो है पहले जो है वो था 1.5 लाख था। उपराष्ट्रपति का 4 लाख, उनसे 1 लाख कम। राज्यपाल का कितना है, 3.5 लाख रुपए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कितना है, 2,80,000 रुपये, 2,80,000 रुपये है। फिर इनका हो गया, देखिए कितना हो गया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का 2,50,000 रुपये हो गया, 2.5 लाख रुपये, वही 50,000 कहिए। या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या हो गया, 2.5 लाख रुपये। इनका भी 2.5 लाख, इनका भी, न्यायाधीश का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का कितना हो गया, 2,25,000 रुपये। फिर देखिए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कितना हो गया। देखिए इनका तो कम है, इनका मुख्य न्यायाधीश हैं उनका कम है, लेकिन ये जो है इसका अधिकार कुछ ज़्यादा ही है बच्चों। यहाँ पे जब प्रश्न आप पढ़ेंगे तो इसका कितना है, 2.5 लाख रुपये है। इन लोगों का जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000, नहीं इनका तो 50,000, इनका केवल कम है। जो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का, मुख्य न्यायाधीश का जो है उच्चतम न्यायालय के और नियंत्रण लेखा का लगभग दोनों का बराबर है, 2.5 लाख रुपये। अब देखिए कैबिनेट मंत्री का भी 2.5 लाख है। देखिए 4 लोगों को आप लोग याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग का उतना है, फिर इनका है, कैबिनेट का है, फिर जो है नियंत्रण लेखा का है, मुख्य न्यायाधीश का इतना, फिर सुप्रीम कोर्ट का है जो इनका भी 1 2 3 4 लोगों का 2.5 लाख रुपए है। बाकी इनका तो आपने देखा ही था। देखिए 5 लाख उनका हो गया, 4 लाख इनका, 3.5 लाख, ऐसे इनका लोगों का आता है वेतन। तो आप लोग इन लोग को याद रखिएगा। 4 लोगों का एक बराबर कर लीजिए, 2 इनका न्यायाधीश का, उच्चतम न्यायालय का, फिर इधर आ गए नियंत्रण लेखा का, फिर जो है 2 इधर आ गए इनका कैबिनेट सचिव का, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का। देखिए 18 प्रश्न। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है।
एक जो अध्यादेश 123 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बच्चों? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? अध्यादेश का वही बल है जो संसद द्वारा निर्वाचित कानून का, और उसकी मर्यादाएं संसद के अधिनियम के समान ही होती हैं। संसद के दोनों सदनों के क्या है, पुनर्संवेद के होने पर उनके समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, ये वाला अध्यादेश जारी करने का यह समाधान होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये वाला ही गलत है। वहाँ गलत पूछा था ना, तो यहाँ क्या पूछा गया था? सही नहीं है। तो ये सब तीनों सही हैं। तभी जब सत्र खाली रहेगा तभी ये जो न चल रहा हो तभी ये जारी वहाँ पे अध्यादेश जारी करता। अगर सत्र चल रहा हो तो तभी अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। ये जो है अध्यादेश का वही बल है जो ये वाला भी सही है, पुनर्संवेदन के समक्ष रखा जाएगा। तो डी वाला आंसर आपका गलत रहेगा, बाकी जो है सारे सही रहेंगे। तो ये 2004 में प्रश्न पूछा गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं बच्चों। तो देखिए क्या है, संसद के विश्रांति काल में, जब विश्रांत काल में है, तो विश्रांति काल में यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्यवाही आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के जब वहाँ पर सत्र नहीं चल रहा है तो वही विश्रांति काल में अनुच्छेद 123 में इस अध्यादेश को, ये वाला अनुच्छेद 123 जो कह रहा है, इस अध्यादेश को वही बल व प्रभाव है जो संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम का होता है। अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष उन्हें पुनः संवेद होने पर 6 सप्ताह के भीतर रखा जाता है। ठीक है, 6 सप्ताह के भीतर रखा जाता है पहले। तो संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद वहाँ से जब वो अनुमोदित होता है तो 6 माह तक यह अध्यादेश प्रभावित रहेगा। 6 माह तक यह प्रभावित रहेगा अध्यादेश इसके अंतर्गत। ठीक है, ये जो बता रहा है यहाँ पे। अब क्या है, 19 प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये वाला पूछा जाता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 74 है कि अनुच्छेद 123 है कि अनुच्छेद 68 है कि जो है 78 है, 78 है कि अनुच्छेद जो है 124 2 है, अनुच्छेद 102 है, 124 2 है कि आपका देखिए 123 वाला जो बच्चों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 123 ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही पूछा जाता है परीक्षा में। 123 वाला किसके अंतर्गत इसको शक्तियाँ प्रदान है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो अध्यादेश जारी कर सकता है? कब पूछा गया बच्चों? UPGIC सहायक अध्यापक 2018 में। देखिए 20 प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करेगा जब क्या होगा, प्रधानमंत्री उसे ऐसा करने को कहता है, मंत्रिपरिषद उसे ऐसा करने को कहती हैं कि संसद का सत्र चालू नहीं होता, संसद इसके लिए उसे एक विशेष सत्र के दौरान शक्ति प्रदान करती है। तो कौन सा है जो है तभी लागू कर सकता है? तो देखिए आगे आपने देखा था कि नहीं, संसद का सत्र तभी जब चालू नहीं रहता है, जब और विश्रामी अवस्था में रहता है, अवकाश रहता है, तभी वो जो है जब चालू रहेगा तब वो ऐसा कार्य नहीं करेगा। देखिए क्या राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा। अनुच्छेद 123 में जो है कहा गया है कि उस समय को छोड़कर जबकि संसद के दोनों सत्र में हो, यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्यवाही आवश्यक है, तो यह अध्यादेश जारी कर देगा। कोई विषम परिस्थिति आ जाएगी तब वो क्या करेगा, वो बता रहा राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए वही जो संसद में इसको भेजेगा, और जो ही कह रहा है अध्यादेश संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर उसके द्वारा अनुमोदित कराना आवश्यक होगा, अन्यथा यह प्रभाव में नहीं रहेगा। राष्ट्रपति के समान ही राज्यों में राज्यपाल की भी, अब देखिए राष्ट्रपति को तो इसके 123 के अनुसार था, तो राज्यपाल को कितना है, इसको देखिए 213 के अनुसार 123 उसका था, तो यही लगभग मिलते इसका भी है। देखिए 213 123 के अंतर्गत उसको था, ठीक है, वहाँ अब 213 इनका हो गया।
यही शब्द देखिए उल्टा आगे पीछे हो गया है लगभग, ऐसा आप लोग याद रखिएगा कि 200, देखिए यहाँ यहाँ जो है यहाँ इसको आगे कर दिया है 200, इस तरह से देखिएगा ताकि आपको याद रहे कि शब्द मिलते जुलते हैं जो यहाँ अच्छा लिखे हुए हैं 1 2 3। तो 123 उनका और 213 इनका राज्यपाल का। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार निम्न से किसमें है? महाभियोग इस पे लगता है तो इसको अधिकार किसको दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय को, संसद के दोनों सदन, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को। देखिए इस पे क्या गया, संसद के दोनों सदनों द्वारा उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार है कि प्रदान दिया गया है उसको, दोनों सदन को। देखिए क्या महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद, ये देखिए अनुच्छेद 61 में किया गया। इनके राष्ट्रपति के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति किसके अनुसार आरोप संसद का कोई भी सदन इसके अनुसार लगाया जाएगा इस पे महाभियोग। ठीक है, अनुच्छेद इसके 61 के अनुसार जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा। और खंड 3 के अनुसार क्या है, दूसरा सदन इस आरोप को अन्वेषण करेगा या कराएगा। तो देखिए और ऐसे अन्वेषण से स्वयं उपस्थित होने के अथवा उसका प्रतिनिधित्व कराने पर राष्ट्रपति को अधिकार होगा। उल्लेख है संविधान का उल्लंघन करने पर संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। जब वो कोई कार्य करेगा ऐसा राष्ट्रपति, तब वो इस पे संविधान का उल्लंघन करने पर, जो संविधान में जो है सारे जो प्रावधान वर्णित हैं उसका उल्लंघन अगर ये करेगा, तब जो है इस पे संसद जो है सदन के सदस्य जो है उस पर महाभियोग लगाएंगे, चलाया जाएगा। देखिए 22 प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, क्या है वही फिर लोकसभा में प्रस्तावित होगा कि राज्यसभा में प्रस्तावित होगा, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित होगा। ये जो महाभियोग कहाँ प्रस्तावित होगा? संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत प्रस्तावित होगा। तो इसका आंसर देखिए क्या है, सी वाला, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। इसका महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी, चाहे उस सदन या निम्न सदन, दोनों में प्रस्तावित किया जा सकता है। 23 प्रश्न देखिए बच्चों, भारत के संविधान में के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा? तो आगे आपने देखा ही था, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75 के 356। फिर देखिए बच्चों इसकी यहाँ से चली गई थी, तो इसका आंसर देखिए जो अनुच्छेद 356 के अनुसार कि अनुच्छेद जो है 76 के अनुसार, तो आपने आगे देखा ही था। तो उसका आंसर ये वाला जो है ऊपर वाला 61 के अनुसार जो है इस पे महाभियोग लगाया जाएगा। अब देखिए पूरा इसकी व्याख्या क्या है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत उस पर महाभियोग लगाया जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग उसके द्वारा संविधान की अतिक्रमण करने पर चलाया जाएगा। महाभियोग की कार्रवाई संसद के किसी भी सदन में आरोप में माध्यम से प्रारंभ की जा, किसी भी सदन में संसद के आरोप की प्रस्थापना के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी लिखित सूचना दी जाएगी। जो उस पर महाभियोग लगाया जाएगा 14 दिन के दिन पूर्व राष्ट्रपति की लिखित सूचना दी जाएगी। साथ ही उस पर संसद के ये वाला भी प्रश्न बनता है, कितने चौथाई, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जो महाभियोग उस पर लगाया जाता है तो कितने लोगों को, 1/4 लोगों के संसद के जो है हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए। जो उसको लिखित जो है आरोप लगाया जा रहा है उसको जो भेजा जाएगा उस पर लगाने वाले सदस्य द्वारा 2/3 कितना 2/3 बहुमत, 1/4 हस्ताक्षर और अपने 2/3 बहुमत के संकल्प को पारित कर दिए जाने पर उस पर दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। इतना आरोप की जांच करे, इस समय राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। इस समय जो है राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा कि उसको में किस वजह से उस पर महाभियोग लगाया गया है। जांच के पश्चात यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से आरोप को साबित करने का संकल्प पारित कर देता है तो उस तिथि में राष्ट्रपति को उस पद से हटा दिया जाएगा। देखिए इतना इनका प्रक्रिया है महाभियोग का। उल्लेखित है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये पूछा जाएगा महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक नहीं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है बच्चों। 24 प्रश्न देखिए बच्चों, ये देखिए निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है?
ये राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राजदूत की नहीं करता है, कि महा न्यायवादी की नहीं करता है, उपराष्ट्रपति की नहीं करता है, कि प्रधानमंत्री की नहीं करता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति की ये नहीं करता है। इसका कौन करता है? उपराष्ट्रपति का। आगे आपने देखा था, तो इसका आंसर डी वाला आंसर सही है। इसकी व्याख्या यहाँ दी होगी, यही होगी। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका की शक्ति के अधीन प्रधानमंत्री की केंद्रीय जो महान न्यायाधीश नियंत्रण इसकी करेगा, प्रधानमंत्री की भी करेगा, महान न्यायवादी की भी करेगा राष्ट्रपति ही। नियंत्रण महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लेखा आयोग के सदस्यों सहित राज्यपालों को एवं राजदूतों आदि की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की भी करेगा, किंतु उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 66 के अनुसार उप राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसका भी निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति का। तो देखिए अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल जैसे उसका होता है। आप आगे आपने देखा था ना, संसद के दोनों सदस्यों के सभी निर्वाचित, इसमें मनोनीत सदस्य रहेंगे। देखिए यहाँ दिया है ना, इसके में उपराष्ट्रपति में, उसमें निर्वाचित खाली सदस्य भाग लेते हैं संसद के दोनों सदस्य। देखिए राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसमें विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य केवल संसद के लेंगे जो है निर्वाचित, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर देगा। उपराष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देता है पूछा जाता है, तो राष्ट्रपति को। और देखिए इसे ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जाता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत में पारित किया गया तथा जिसमें लोकसभा सहमत हो, ये वाला इसके अनुसार, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता तथा जिसमें लोकसभा सहमत हो इसके में। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है बच्चों, बताने का प्रक्रिया भी समाप्त होता है। बाकी हमने जो है अच्छी तरीके से आपको इसको समझाया। और देखिए आप एक क्लास और हमारी राष्ट्रपति की चलेगी, और जितने भी प्रश्न आपके राष्ट्रपति से बनेंगे परीक्षा में, देखिए सभी व्याख्या में जो दिए हुए हैं आपके सारे कंप्लीट यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। आप उसको देखते जाइएगा और याद करते जाइएगा। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए उसको वो लोग कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।